हाय एवरीवन, हम बात कर रहे थे एथिक्स में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी कुछ थ्योरी बताई थी। आज हम इसमें कुछ केस स्टडीज भी आपको दिखाएंगे और कुछ थ्योरेटिकल सवाल पर भी कैसे डिस्कशन करें और क्या आंसर राइटिंग हमने करना चाहिए। मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों से चर्चा कर सकूँ कि केस स्टडी में हमारे आंसर किस तरीके के होने चाहिए। और जब भी आप अपने आंसरों को दे तो एक वृहत माइंड में, मतलब हम कहेंगे कि कंसेप्ट होना चाहिए और बहुत अच्छा तार्किक मस्तिष्क जितना होगा, हम कहेंगे कि इन प्रश्नों के आंसर उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे। तार्किकता को सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसी किताबों को पढ़ें जिसमें तार्किकताओं का बहुत उपयोग है, या एडिटोरियल भी अगर आप पढ़ते हैं तो एडिटोरियल में भी आलोचनाओं के साथ साथ सारी चीजों को एक नजर से पढ़ने की आदत डालिए। आलोचनाएं भी पढ़िए, क्योंकि आलोचनाएं हमें बताती है कि उस चीज का एक दूसरा रूप ये भी हो सकता है। जैसे कि दो सवाल मैं आज आपके सामने लाया हूं। एक है 2015 का, केवल कानून का अनुपालन ही काफी नहीं है, लोक सेवक में अपने कर्तव्यों के प्रभावी पालन करने के लिए नैतिक मुद्दों पर एक सुविकसित संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक है। कथन दिया गया है कि केवल कानून का अनुपालन ही काफी नहीं है, लोक सेवक में अपने कर्तव्यों के प्रभावी पालन करने के लिए नैतिक मुद्दों पर एक सुविकसित संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं? दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। जहां कृत्य नैतिकता सही है, कृत्य नैतिकतः सही है परंतु वैध रूप से सही नहीं है। एक उदाहरण ये हमें इसके साथ देना है। और दूसरा, कृत्य वैध रूप से सही है परंतु नैतिक रूप से सही नहीं है। तो हमें देखने हैं दो उदाहरणों के साथ, लेकिन पहले हमें समझाना है कि केवल कानून का अनुपालन ही काफी नहीं है, लोक सेवक में अपने कर्तव्यों के प्रभावी पालन करने के लिए नैतिक मुद्दों पर एक सुविकसित संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक है। एक नैतिक रूप से संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, हम इस कथन से सहमत है। और अगर आप नहीं भी कहना चाहते तो कोई गलत नहीं है, लेकिन नहीं कहने के पीछे फिर आप उतने तर्क दे सके। जैसे मैंने कहा कि हाँ, हम इस बात से सहमत है कि केवल कानून का अनुपालन ही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे विषय आ जाते हैं जहां कानून से बढ़कर हमें कुछ दूर का भी सोचना पड़ सकता है। तो हम कहेंगे कि हाँ, क्योंकि नैतिकता का संबंध मानव के कल्याण और मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कानून से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं मानव अधिकार, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कई जगहों पर मानव अधिकार उन कानूनों से भी। जैसे कि हर जगह पर कोई कहे कि केवल कानूनी पालन करके ही हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, यह कहीं ना कहीं केवल कार्य की पूर्ति है, कर्तव्य की नहीं। कार्य और कर्तव्य में अंतर होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि एक उदाहरण मैं आपके सामने दूं कि कुछ 2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा था कि जहां पर एक महिला ने अपने बच्चे में एक अनुवांशिकी बीमारी के होने के कारण वह उस बच्चे का, मतलब हम कहेंगे कि अबॉर्शन कराना चाहते थे, और क्योंकि यह कानूनी रूप से स्वीकार नहीं था इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मनाही कर दी थी। हम यहां यह कह सकते हैं कि मनाही करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस बच्चा जो जन्म लेगा उसके मानव अधिकारों की सुरक्षा। इस बात की कहां तक हम गारंटी ले सकते हैं कि जो माता उस बच्चे को, हम कहेंगे कि अबॉर्शन कराने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ सकती है, क्या वह परिवार उस बच्चे के समस्त मानव अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि यहां कानून से आगे हमने जाना चाहिए था, और यहां हमने उस बच्चे के कानूनी, या हम कहे कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उस बच्चे के पालन पोषण के लिए उस माता पिता को विकल्प देना चाहिए था कि यदि वह नहीं पालन पोषण करना चाहते हैं तो भारत में जो अग्रणी संस्थाएं पालन पोषण के लिए होगी उन्हें पालन पोषण की जिम्मेदारी दी जा सकती थी। कई जगहों पर कानून से भी आगे बढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि नैतिकताएं कई जगह पर कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।
जैसे हो सकता है कि कोई लोक सेवक को लग रहा है कि एक व्यक्ति जिसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उस कोई योजना का लाभ प्राप्त करना, लेकिन वह उस योजना के लाभ की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा हो, तब हम उस व्यक्ति को किसी अन्य प्रकार से, किन्हीं अन्य शर्तों के आधार पर उस योजना का लाभार्थी बनाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य व्यक्ति का कल्याण था, न कि योजनाओं के नियमों का पूर्ण पालन करना था। अगर आप इसे नैतिक रूप से देखेंगे तो हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति पर ज्यादा ध्यान देंगे, कार्य की पूर्ति पर नहीं। इसलिए हमारे मतों में एक संवेदन शक्तिशाली लोक सेवक ही एक बेहतर परिणाम ला सकता है। अगर आप कहीं पर मान लीजिए कि किन्हीं भूकंप प्रभावित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, किसी भी अधिकारी को भेज रहे हैं, तो वहां पर उस अधिकारी ने केवल आदेश नहीं पारित करने चाहिए, बल्कि लोगों की संवेदनाओं, भावनाओं को समझकर उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। स्वयं भी कार्य करना पड़े तो आगे आना चाहिए, क्योंकि यहां केवल और केवल अधिकारों की पूर्ति या अधिकारों का ही उपयोग करना मेरे हिसाब से कानूनन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है नैतिकताएं, महत्वपूर्ण है नैतिक कृत्य को पूरा करना। तो आप इसमें बहुत से उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कर सकते थे, लेकिन इस प्रश्न में उदाहरण दिया है कि 2 उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो 2 उदाहरणों में पहला उदाहरण है कि कृत्य नैतिक सही है परंतु वैध रूप से सही नहीं है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए, इसमें आप उदाहरण दीजिएगा कि कोई व्यक्ति जो बिल्कुल पिछले 7-8 वर्षों से किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें उसके शरीर कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं रखता, बल्कि शरीर को बहुत सी यातनाएं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वह इच्छा मृत्यु के रूप में अपने जीवन को समाप्त करता है या समाप्त करना चाहता है, तो भारत में यह कानूनन रूप से गलत है, लेकिन हम कहेंगे कि यह नैतिक रूप से सही होगा, क्योंकि वह व्यक्ति पिछले कई वर्षों से यातनाओं से पीड़ित है, अपनी मानवीय जीवन को अमानवीय परिस्थितियों में जी रहा है। तो यह पहला उदाहरण हुआ कि नैतिक रूप से सत्य लेकिन कानूनी रूप से वह स्वीकार नहीं है। तब हम कहेंगे कि इस उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां नैतिक रूप से हमें उस व्यक्ति को समाप्त कर देना चाहिए या उस व्यक्ति की इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह बहुत अमानवीय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। या मैं कहूं कि कई बार इस प्रकार के भी बड़े प्रश्न आते हैं कि यहां लोगों को मारने के लिए तो सजाएं हैं, लेकिन जन्म देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल बच्चों को जन्म दे देना और उनके मानवीय अधिकारों को पूर्ण न कर पाना, यह भी एक अपराध होना चाहिए। हम कहेंगे कि यह नैतिक रूप से पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन अभी भी कानूनन रूप से इसे गलत माना नहीं गया है। इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर आप इस तरीके के कई उदाहरण दे सकते हैं कि इच्छा मृत्यु भारत में कानून रूप से स्वीकार नहीं, लेकिन नैतिकताओं के आधार पर कई जगहों पर यह सही पाई जाती है। और दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया था कि कृत्य वैध रूप से सही है, कानूनी रूप से सही है, लेकिन नैतिक रूप से सही नहीं है। तो हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर या उत्तर पूर्व के राज्यों में अप्सा कानून है, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति पर संशय हो जाता है या लोग 3-4 की झुंड में भी आगे बढ़ रहे हो, तो वहां के सैनिक अधिकारियों को यह अधिकार है कि उन पर गोली चला सकते हैं। ये कानूनन रूप से उन्हें अधिकार है, लेकिन नैतिक रूप से यह गलत है, क्योंकि जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि व्यक्ति किस उद्देश्य से आगे बढ़े थे, तब तक बिना सोचे गोली चलाना कहीं ना कहीं नैतिकताओं का उल्लंघन है। तब हमारे सामने अगर उदाहरणों के रूप में हम बात कहें तो नैतिक रूप से यह कार्य गलत है, लेकिन कानूनी रूप से इसे स्वीकार किया गया है। तो कई ऐसे हमारे पास उदाहरण हो सकते हैं जहां हम कहेंगे कि वो कानूनन रूप से स्वीकार किए गए, लेकिन नैतिक रूप में निश्चित ही वो गलत है। फिर कई धार्मिक परंपराएं भी ऐसी हो सकती है जो नैतिक रूप से आप आज कह सकते हैं कि बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, लेकिन उन्हें कानूनी रूप दिया गया है। इसलिए कई ऐसी कृत्य भी हमारे देश में होते हैं। इन दोनों उदाहरणों को आप इस प्रश्न में लिख सकते थे और अपने उत्तर को एक्सप्लेन कर सकते थे दोनों उदाहरणों के साथ।
यह पहला प्रश्न था 2015 का, यह थ्योरेटिकल प्रश्न था, इसमें कोई केस स्टडी नहीं थी। अब एक केस स्टडी मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे पास प्रश्न है, यह 2015 का सिविल सेवा का 250 शब्द का प्रश्न है। आप एक पंचायत के सरपंच है, आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूल में उपस्थित होने वाले बच्चों को दिवस मध्य भोजन मिड डे मील दिया जाता है। हेडमास्टर ने अब भोजन तैयार करने के लिए एक नया रसोइया नियुक्त कर दिया है, परंतु जब यह पता चला कि रसोइया दलित समुदाय का है, उच्च जातियों के बच्चों में से लगभग आधों को उनके माँ बाप भोजन करने की इजाजत नहीं देते। फलस्वरूप स्कूल में बच्चों की उपस्थिति तेजी से घट रही है। इसके परिणाम स्वरूप दिवस मध्य भोजन की योजना को समाप्त करने और उसके बाद अध्यापन स्टाफ को हटाने और बाद में स्कूल को बंद कर देने की संभावना पैदा हो गई है। मतलब इसमें बताया गया कि पहले तो मिड डे मील पर टारगेट कर रहे लोग, फिर अध्यापकों को टारगेट कर रहे और फिर स्कूल को ही बंद करने की बात चल रही है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया इसमें कि संघर्ष पर काबू पाने और सही और सुखद वातावरण बनाने की कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए कि आप अब क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक सरपंच है, इसका मतलब आप एक नेता के रूप में उभरे हैं, और नेता का मतलब कि आपकी एक अच्छी छवि है। आप लोगों को इसमें बता सकते हैं कि ये जो परंपरागत जातिवाद भेदभाव था, इसे समाप्त करने के लिए आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और इसके लिए दूसरा बड़ा कार्यक्रम हो सकता है कि अंतर जातीय कार्यक्रम, कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है जिसमें किसी विशेष जाति के लोग अपने कुछ गुणों को बताएंगे, दूसरी जाति के लोग अपने कुछ गुणों को बताएंगे, और इससे लोगों में आपसी मतभेद और मतलब हम कहेंगे कि जो सहयोग है वो बढ़ जाएगा और आपसी मतभेद कम होगा। बच्चों को भी हम इसमें बहुत उपयोग कर सकते हैं, और बच्चों को भी हम इसमें अवेयर कर सकते हैं कि रसोइयों के द्वारा बनाया गया भोजन पूर्ण रूप से सभी स्वास्थ्य मानकों को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। और इनमें अभिभावकों को बुलाकर यह बताया जा सकता है कि स्वास्थ्य मानकों का जब पूर्ण उपयोग हो रहा है तो किसी भी प्रकार के भोजन के खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जातिगत भेदभावों को त्यागने का अब समय आ चुका है। हम कुछ ऐसे उदाहरण उनके सामने रख सकते हैं जहां पर हमारे देश के कई ऐसे लोग जो दलित समुदाय से लेकिन भारत के उद्धार के लिए उन्होंने बेहतरीन कार्य किए हैं, हम उन्हें उन उदाहरणों के आधार पर समझा सकते हैं कि व्यक्ति के जाति से उसके गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही साथ इसमें जो दूसरा प्रश्न था कि ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए सकारात्मक सामाजिक सुखद वातावरण बनाने हेतु विभिन्न सामाजिक खंडों और अभिकरणों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। विभिन्न सामाजिक खंडों के मतलब शिक्षा के स्तर पर क्या हमारी सरकार ने या हमारे लोगों ने कदम उठाने चाहिए। समाज के जो सिविल सिटीजन हैं लोग, सिविल सिटीजन जिन्हें हम कहते हैं, सिविल सोसाइटी जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को इसमें अवेयर करना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि इसमें सरकारी तंत्र ने कैसी भूमिका निभानी चाहिए, प्रशासनिक तंत्र ने क्या भूमिका निभानी चाहिए और राजनीतिक तंत्र ने क्या सहयोग करना चाहिए। ऐसे चीजों के लिए एक सुखद वातावरण बनाने के लिए यहां पर बहुत जरूरी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोग जो उच्च पदों पर हैं, हम कहेंगे कि यहां के नेता लोग इन चीजों को समझे और लोगों को समझाए कि यह जो जातिगत भेदभाव है यह व्यक्ति की पहचान के लिए हो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ऊपर और नीचे, ऊंचा या नीचे दिखाने के लिए नहीं हो सकते। साथ ही साथ यहां प्रशासनिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं जिसमें प्रशासनिक लोग आपस में बिना किसी दलित या बिना किसी अलग अलग जाति के विचारों को त्याग कर एक बेहतर परिणाम लाने के लिए सबके लिए काम करने की कोई रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। अलग अलग खंड में सिविल सोसाइटी में जो लोग पढ़े लिखे हैं उन इन चीजों को समझा सकते हैं कि इनका कार्य जातिगत भेदभाव का मुख्य उद्देश्य था किसी कार्य की निपुणता, न कि व्यक्ति के ऊंच और नीच का कोई यहां प्रश्न था।
इसलिए आप इसमें माहौल बनाने के लिए अलग अलग सामाजिक खंडों को ऐसी कुछ जिम्मेदारियां सौंप सकते थे। 2015 का यह प्रश्न था। ऐसे प्रश्न जब भी आप हल करें तो बहुत जरूरी है कि आपकी सोच एक वृहद थिंकिंग की होनी चाहिए, एक गहरा दृष्टिकोण आपके अंदर आ जाना चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जितना ज्यादा चीजों को पढ़ेंगे उतना ही आपकी सोच का विकास होगा। और बहुत ज्यादा गहराई की भी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आवश्यकता है बहुत विस्तृत जानकारी की, आवश्यकता है बहुत विस्तृत विचारों की। तो नैतिकताओं में हमारा यह दूसरा लेक्चर था, जहां पर हम किसी केस स्टडी को कैसे हल कर सकते हैं, हमने इस पर चर्चा की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और केस स्टडियों को।